चलिए तो शुरू करें। अब आज हम देखेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस। ठीक है, अब एनालिसिस क्या है? पिछली बार हमने देखा था पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट देखो पार्ट बाय पार्ट पोर्टफोलियो चलिए। ठीक है, तो आज के पार्ट में क्या है? एनालिसिस देखना है। ठीक, एनालिसिस के लिए बेसिकली क्या है, हम पॉइंट्स जोड़ ले रहे हैं। पोर्टफोलियो समझिए, एनालिसिस क्या है? एनालिसिस इज मेजरिंग, किसी भी चीज को हम मेजर कर रहे हैं, जब इवैल्यूएट कर रहे हैं किसी पैरामीटर्स पे। ठीक है ना, इवैल्यूएशन है उसमें। ठीक, इवैल्यूएशन के हमारे पास पैरामीटर्स कौन से हैं? वो हमारे पास 6 हैं। पहला है हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक, दूसरा है हमारा अर्थमेटिक मीन, ठीक, तीसरा हमारा है शार्पेन रेशियो, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अल्फा, उसके बाद है हमारा जो मेथड है ट्रैकिंग एरर, ठीक, नंबर 6 इंफॉर्मेशन रेशियोज, और नंबर 7 सॉर्टेड रेशियो है, मगर उसको देख भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए वन बाय वन देखते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक, इसको बेसिकली HPR भी कहा जाता है, और ये कुछ और नहीं, बस आपका सरल भाषा में बोलूं तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, और कुछ नहीं होता है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है हमारा? वैल्यू एट एंड माइनस बिगिनिंग वैल्यू, वैल्यू एट द बिगिनिंग, ठीक है ना, वैल्यू एट बिगिनिंग डिवाइडेड बाय वैल्यू एट बिगिनिंग। ठीक है, ये सरल सा ठीक। HPR होल्डिंग पीरियड, आपने जिस समय इस सिक्योरिटी को होल्ड करके रखा उस समय इसका रिटर्न कितना आया। ठीक है, अब क्योंकि ये परसेंटेज में होगा तो आप इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ये आंसर आपका किस में आ जाएगा? परसेंट में आ जाएगा। नहीं करेंगे तो आंसर आपका किस में आएगा? डेसिमल्स में आएगा। ठीक, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। ठीक, एग्जांपल देखते हैं तो आपने लेट्स से 1 जनवरी 2025 को लिया। यहाँ इस पीरियड में हम डेट की बात नहीं करते। HPR इज नॉट अबाउट द टेन्योर, ठीक है, इट इज मोर अबाउट कितना चेंज आया। हमने इसको रखा तो आपने परचेज प्राइस था आपका किसी भी चीज का लेट्स से 5000, आपने 5000 रुपए का सौदा खरीदा, फिर आपने कहा इसको बेचने जा रहे हैं, जब आपने उसको सेल किया तो वो आपका 17250 का बिका। अब आप जानना चाहते हैं कि आपको कितना रिटर्न आया। भाई एनालिसिस इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन। फॉर्मूला क्या कहता है? वैल्यू एट द एंड दैट इज 17250 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 5000, ये हो जाएगा आपका 12250 डिवाइडेड बाय 5000। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो 5 2 * 10, 5 4 * 20, 24.5। ये हमारा क्या आ गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं, सबसे सरल फॉर्मूला है कि भाई आप
हाँ इसमें तो बचेंगे, सॉरी 245% है ना, कोई सा प्रॉब्लम, सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी को आप क्या कहते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जितने समय मैंने इसको होल्ड करके रखा। अब इसका एक चीज है ड्रॉबैक, अब देखिए ऐसे हम लोग डेवलप करते हैं, है ना, कैसे कि भाई इसमें क्या चीज नहीं है, does not takes into consideration time factor। इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है वो क्या है कि टाइम फैक्टर को तो लेता ही नहीं है ना। अब ये 5000 से 17500 कितने साल में हुआ, कितने दिन में हुआ, कितने महीने में हुआ, है ना। अब हमारे बाबा ने को उनके पिताजी ने सोना दिया था, कोई सोने का एक पेन दिया था उस समय, तो हमारे बाबा के पिताजी, हमारे पर बाबा, उनके समय में सोना उनको 2 रुपए का 3 रुपए का पेन मिला था सोने है, और हम कहें आज वो पेन हमारा 1 लाख रुपए का है, तो हम चेंज तो निकाल लेंगे, मगर हमने क्या टाइम को निकाला नहीं। यही इसका ड्रॉबैक भी है। अगर आपसे कोई कहता है कि क्या ये कंक्लूसिव मेथड है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें आप टाइम की तो बात कर ही नहीं रहे हो, तो कंसिडरिंग टाइम टू बी अ न्यूट्रल फैक्टर और अ नॉन डिटरमिनेंट फैक्टर, तब ये ओके। क्लियर ऑन दिस। जो जो होते जाएंगे वो मैं बिठाता रहूंगा, ठीक, उससे हमारे पास स्केल की बढ़ती चली जाएगी, है ना। फिर आता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन सिंपल, आपके पास वैल्यूज दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए इसने कहा कि फर्स्ट ईयर, ये आपका आ गया ईयर और ये आ गया आपका रिटर्न, ठीक। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 6, 7, 8, 9 इयर्स तक आपके पास ये रिटर्न आया, इतना 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 वैल्यू है। आप क्या करोगे, सिग्मा x बटे n, सबसे सिंपल वाला जो फॉर्मूला हमारा मीन का है वो यही होता है, सिग्मा x बटे n लगा दिया, हमें क्या मिल गया, इसको हम और भी क्या कहते हैं, एवरेज रिटर्न, ठीक है। अर्थमेटिक मीन बोले या एवरेज रिटर्न बोले, बात हमारी सेम रहेगी। मुश्किल है, सरल है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला है हमारा शार्प पीरियड, ठीक है, शार्प मेथड, इसको भी देखते हैं। छोटे छोटे मेथड्स जो है और बहुत सरल सरल है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। शार्पे और ट्रेनर मेथड जो है हम लोग जो अभी पीछे पर देखेंगे, कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ठीक है ना, वो भी यहीं से आई है या ये वहीं से आया है, अलग नहीं है चीजें, ठीक। अब शार्पे मेथड कहता क्या है, ये आपका एक्चुअल और एक्सपेक्टेड से बात करता है, ठीक है। शार्पे मेथड जो है आपका, ये जब रिटर्न कैलकुलेट करने की बात करता है तो करता है आपका एक्सपेक्टेड और एक्चुअल से नीचे, हाँ, ठीक। ये कैसे होगा, ये होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। अब देखिए इसको हमें समझना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न। तो हम चाहते हैं कि हमको 27% रिटर्न मिले, क्या है हमारी चाहत है, हमारी एक्सपेक्टेशन है। रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है, ऐसा कौन सा रिटर्न है जिस पर रिस्क नहीं होता, सोचिए एक बार उसके बारे में। ऐसा कौन सा हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, मतलब एट समथिंग एज गोल्ड। बैंक में अगर आपने एफडी करवाई है तो शेयर मार्केट कहीं भी चला गया, उस एफडी पे आपको उतना रिटर्न तो
आपको इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या है जीसेट बॉन्ड, जिसको तो क्या कहते हैं, तो रिस्क रिटर्न क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर बॉन्ड या बैंक का आपका एफडी, मोटा मोटा समझने के लिए, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है ना, किसी कॉर्पोरेट ने आपको जो है बॉन्ड दे रखा है कि भाई हम आपको पेमेंट करेंगे, ठीक, तो ये क्या है, रिस्क फ्री है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, 5 साल वेट करो, 5 साल बाद मैच्योरिटी मिलनी है, ठीक। तो अब आप देखिए एक्सपेक्टेड मैं चाहता हूं 27% मिले, मगर मार्केट में 8% ही ऐसा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एक कंपनी है जो डिवेंचर इशू कर रही है 8% पे, तो वही 8% मैक्सिमम रिस्क फ्री है। इसके अलावा जो कुछ ये 19% जो आप मांग रहे हो, ये क्या मांग रहे हो, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम, समझे, दिस माइनस दिस इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम, क्लियर है। तो शार्पी मेथड जब आता है, ये कहता है रिस्क प्रीमियम डिवाइडेड बाय वोल्टैलिटी, वोल्टैलिटी मतलब फ्लक्चुएशन, सरल भाषा में स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक। किसका स्टैंडर्ड डिविएशन, किसका, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया एक शेयर पे, मैं चाहता हूं उस शेयर के ऊपर मुझे 28% रिटर्न मिले, मगर मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, 8% है, ठीक है। दिस टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब क्वेश्चन मार्क आता है स्टैंडर्ड डिविएशन किसका, तो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, वो कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, x dx अपॉन n, dx स्क्वायर बटे n, ठीक है ना, ठीक है, या फिर वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। अगर आपको वेरिएंस वेरिएशन पता है, याद है बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक, और क्या लिखा है dx स्क्वायर बटे n माइनस dx बटे n का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहाँ पे dx क्या होता है, dx होता है हमारा x माइनस x बार। अब देखिए शार्पे से पहले हमने क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन पढ़ा था कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल कितना रिटर्न आया, हमने उसका मीन निकाल लिया, मीन से हर साल से हमने डिविएशन निकाल लिया, डिविएशन से हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया। dx is what, deviation from x, dx is what, dx is known as deviation from x, what is x, x is return, x क्या है, x is return, जो हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिला है। रिटर्न कैसे निकाला है हमने, प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड वैल्यू। अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़ाए थे सब यूज हो गए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है। अब देखिए शार्पे मेथड क्या कहता है, रिस्क प्रीमियम डिवाइडेड बाय वोल्टैलिटी, तो उसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। सरल सा फॉर्मूला है, कोई ऐसी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, अब आप अगर चाहते हो किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न निकालना, देखिए अब यहाँ पे जो चीज ढूंढना मुश्किल है इस फॉर्मूले में, आप जब एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर बात करोगे, तब की बात कर रहा हूं, तो इसमें जो ढूंढना मुश्किल है वो है ये चीज। क्यों, एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ भैया तुम्हें कितना चाहिए, हमको 28% चाहिए, तो लिख दो 28, मगर ये बताओ रिस्क फ्री कितना है। तो मेन चीज जो डिटरमाइन करना है वो क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन किसका, जिस इन्वेस्टमेंट में चाह रहे हो कि मुझे रिटर्न मिले उसी का तो डिविएशन निकालोगे। रिटर्न चाहिए आपको शेयर्स पे और डिविएशन क्या गोल्ड का निकालोगे, नहीं, डिविएशन उसी का निकालोगे। क्लियर, डाउट्स नहीं है हमें। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, शार्पे, यहां तक देख लीजिए।
ठीक है, चलिए अब हमारा अगला मेथड है कौन सा, अल्फा। ठीक, हाँ अल्फा क्या है, बेसिक। अल्फा से पहले हमको एक और नाम सुना था हमने, बीटा। बीटा क्या होता है, बीटा हमें बताता है कोवेरिएंस ऑफ x and y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, और मैं अगर इसको सरल कर दूं तो बीटा इज कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, या बीटा इज अ बाइवेरिएंट एनालिसिस। ठीक है ना, बाइवेरिएंट एनालिसिस का मतलब एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो क्या शेयर का प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो बीटा हमें बताता है कि शेयर प्राइस और मार्केट, मतलब अब देखिए ये मैं कह दे रहा हूं इससे नहीं है, आप शेयर प्राइस मान लो x को और मार्केट को मान लो y, तो बीटा क्या है, कोरिलेशन है। कोरिलेशन कैसे निकलता है, ऐसे कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, तो ये आपको दिखाता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो हमने एक वेरिएबल को मार्केट मान लिया सेंसेक्स, दूसरे को मान लिया शेयर। तो अब हम देखते हैं कि भाई जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो मार्केट पे क्या असर पड़ता है, और जब मार्केट की वैल्यू बढ़ती है तो शेयर पे क्या असर पड़ता है। हमने कोरिलेशन निकाल लिया, इससे हमें क्या फायदा, हमें ये फायदा कि हम दोनों की चाल पे पता लगा सकते हैं कि हमें कब खरीदना है और कब बेचना है। कैसे, आपको ये पता है कि जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो मार्केट घटता है, तो क्या होता है, मार्केट घटता है, और जब मार्केट घटता है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है। नहीं, गलत बोल रहे हैं, नहीं जरूरी नहीं है, कुछ इनवर्स शेयर्स भी होते हैं। अब देखिए शेयर का मूवमेंट कैसे कैसे हो सकता है। जब मैं मार्केट बोल रहा हूं तो इम्प्लिसिट सी बात है, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, है ना। तो स्टॉक मार्केट इंक्रीज, हम डायरेक्टली शेयर पे आ गए, है ना, मगर स्टॉक मार्केट और शेयर के बीच में एक चीज और होती है, उसको भी लिख लेते हैं, क्या, सेक्टर या इंडस्ट्री। स्टॉक मार्केट किससे बना है, सेक्टर्स से बना है। सेक्टर्स किससे बने हैं, शेयर्स से बने हैं। टाटा मोटर्स, ठीक है ना, मारुति, हुंडई, एमजी मोटर्स, ये क्या है, ये ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज को एक साथ ले लो तो क्या बन जाएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। सारे सेक्टर्स को एक साथ ले लो तो क्या बन जाएगा, मार्केट। तो पहला इंपैक्ट ट्रेडिंग आपकी शेयर्स पे होती है, मगर इंपैक्ट क्या आता है, अब ये देखने वाली बात है कि मेरा शेयर सेक्टर में कितना इंपैक्ट रखता है और सेक्टर मार्केट में कितना इंपैक्ट रखता है। ठीक है, लेट्स से पूरा मार्केट इज 100, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की। ठीक, आईटी सेक्टर शेयर मार्केट में 20% डोमिनेंस रखता है। ठीक है ना, ये जो 100 है इसमें 20 आईटी है। ठीक, तो अब एक बात बताओ, आईटी ऊपर आएगा तो मार्केट पे असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कितना दिखेगा, 1/5, क्योंकि ये 1/5 क्या है। इसी तरीके से मान लीजिए कि मोटर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये 15% है। ठीक है, तो इसका कितना असर दिखेगा, मार्केट का 1/5 से थोड़ा और कम, है ना। मतलब कहने का ये है कि जो आपको मार्केट में इंपैक्ट दिखता है वो असल में किसकी वजह से होता है, सेक्टर में, और सेक्टर में जो इंपैक्ट दिखता है वो किसकी वजह से होता है, शेयर्स की वजह से। ठीक है, तो ये सब क्या है, कोरिलेशन नहीं है, इसका परफॉर्मेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट है और इसका परफॉर्मेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और हम इसको और इसको कोरिलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है।
कि एक के मूवमेंट से दूसरे के मूवमेंट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया एक से दूसरे पे फर्क। ठीक, ये कहलाता है बीटा। इसी का उल्टा होता है हमारा अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है हमारा हमारे खुद के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या था और एक्चुअल रिटर्न क्या मिला, वो क्या हो जाएगा? अल्फा। ठीक, 2 सेकंड दे सोच लीजिए, यहां तक में अगर कोई सवाल हो इतने विचार करो। कोई सवाल नहीं? तो सिंपल है, अल्फा क्या कहता है? अल्फा का फॉर्मूला बड़ा सरल है, एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल। ये अल्फा है। हमने सोचा था कि हम 90% नंबर लाएंगे। खुद का कोई शेयर मतलब मार्केट में खुद का कोई शेयर अगर बेचते हैं तो एक्चुअल मार्केट में तो क्या प्राइस मिलता है? हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और हमने क्या अटेन किया? हम सोच रहे थे कोई शेयर हम 500 रुपए का बेचेंगे, मगर वो मार्केट में 500 छू ही नहीं रहा। या हमने सोचा था कि हम 18% गेन पे ही बेचेंगे, मगर वो 18% आ ही नहीं रहा। अल्टीमेटली आपने क्या कहा? हम इसको हम हटाते हैं। ठीक, अब आपको ऐसे कैसे हटाने रखे रहेंगे? नहीं, हम हर इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी डिफाइन करके रखते हैं कि ये हम 3 साल रखेंगे या 3 महीने रखेंगे। आज लगाया है, 25 नवंबर को लगाया है, तो हम इसको 25 जनवरी को बेच देंगे। 25 जनवरी को अगर संडे पड़ रहा है या नॉन वर्किंग डे है, तो जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उस पे बेच देंगे। ये हमने सोच लिया। ठीक है, तो क्या हो गया? अब हमने क्या सोचा? अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस शेयर पे मुझे 7% रिटर्न आएगा, तो मैं क्या करूंगा? एक्सपेक्टेड कर दूंगा 7%। ठीक, और फिर एक्चुअल जब हम बेचेंगे वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा इन्वेस्टेड प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इनटू 100, रिटर्न निकल आएगा, है ना? एचपीआर होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकल आएगा, वो निकल आएगा, उसको हम यहां रख देंगे। फिर हमें पता चल जाएगा अल्फा, मतलब हमने अपने लिए जो टारगेट लिया था वो हमने अटेन किया कि नहीं किया। सबसे सरल है। ठीक है ना? ये और कुछ नहीं है, ये अपने लिए बेंचमार्किंग है। ठीक है ना, कि हमने क्या सेट किया था और क्या हमने अटेन किया। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट है उसके बाद ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर और अल्फा में बहुत फर्क नहीं है। इसको मैंने उल्टा बता दिया है। अल्फा में ये एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल नहीं, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड होता है। वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अब मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% था और एक्चुअल रिटर्न आपका 17% है। जैसा फॉर्मूला रखेंगे वैसा उसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ER माइनस AR कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? 10 माइनस 17 मतलब माइनस का 7, तो आपकी इंक्रीमेंटल ग्रोथ है। ठीक है, वहीं पे अगर आप AR माइनस ER कर रहे हैं तो पॉजिटिव, तो आपको पता है ना कि कब हमारा ज्यादा माना जाएगा भाई? जब अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? व्हेन ER इज ग्रेटर देन AR, एक्सपेक्टेड ज्यादा है एक्चुअल से, तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा? टारगेट नॉट अचीव। करेक्ट है ना? टारगेट नॉट अचीव, जो भी हमने टारगेट रखा था वो हमने अचीव नहीं किया। ठीक,
when ER is equals to AR, expected return is equals to actual return, attained what was set, जो आपने टारगेट सेट किया था वो अटेन कर लिया, ठीक। और when ER is less than AR, that is AR is greater than ER, then we have exceeded the set target। यही तो इंटरप्रिटेशन, तो ये देखो इंटरप्रिटेशन नहीं चेंज होगा। अब आप चाहे इसको आगे रखो चाहे पीछे रखो, है ना। अब आप चाहे ER माइनस AR करो या AR माइनस ER करो, इंटरप्रिटेशन तो यही रहेगा, है ना। तो इसीलिए पोजीशन से फैक्टर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आपकी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आप उसको सीधा पढ़ लोगे, और यहाँ पे भाई नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब भाई नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या है कि AR ज्यादा है ना। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है कि AR ज्यादा है। इतना ही फर्क आपके इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग में पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज इंटरप्रिटेशन आपका वही रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग एरर, ठीक। ट्रैकिंग एरर कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक। ये भी वैसे ही है जैसे हम लोगों ने अभी अल्फा में किया कि AR माइनस ER, ठीक है। ये भी वैसा ही है। अब ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को ना माइनस करके ये आपका पोर्टफोलियो पे रिटर्न को जो बेंचमार्क पोर्टफोलियो आप रखते हैं, दैट इज अगेन द एक्सपेक्टेड वन ओनली। भाई आप क्या रखोगे बेंचमार्क, मिनिमम इतना लाना, ठीक है ना। तो ट्रैकिंग एरर और कुछ नहीं है, एक्चुअल रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न, ठीक। जो भी आपने एक्चुअल रिटर्न सोचा हुआ है उसको आप माइनस कर दे बेंचमार्क से। अगेन इंटरप्रिटेशन जो भी मैंने पहले बताया, बाय व्हेन AR इज ग्रेटर देन BR, तो क्या होगा, सुपरसीड AR इज इक्वल्स टू BR, बराबर है। AR इज लेस देन BR, पुअर परफॉर्मेंस, बेंचमार्क से भी नीचे, बेंचमार्क से ऊपर है, बेंचमार्क के बराबर है। इंटरप्रिटेशन वही है। क्लियर? ठीक है। फिर आता है हमारा इंफॉर्मेशन रेशियोज। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपका जो ट्रैकिंग रेशियोज है, ठीक है, उनमें होता है जैसे लिक्विडिटी रेशियोज है, अदर रेशियोज है, उसका है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बहुत एप्लीकेशनली नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसकी डिटेल में जाने के लिए हमको पहले अकाउंटिंग रेशियोज को देखना पड़ेगा, तो मैं फिलहाल इसको नहीं उठा रहा, ठीक। यहाँ तक के सेशन में अगर पूछना हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं।